मास से पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन आफ्टर चेंजिंग प्लेस। तो मास कभी चेंज नहीं होता, आप चाहे पृथ्वी के किसी भी पार्ट पे चले जाइए, चाहे इक्वेटर पे चले जाइए, चाहे पोल पे चले जाइए, मास सेम ही रहेगा, लेकिन वेट चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि जी की वैल्यू जो है प्लेस पे चेंज होगा, प्लेस तो जी की वैल्यू भी चेंज होती है। यानी कि चंद्रमा पे अगर आप जाएंगे तो जी जो है जी एट अर्थ क्या 1/6 हो जाता है। तो मास कहीं भी चेंज नहीं होता, जबकि वेट वगैरह चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप। इस ग्रुप से कौन सा नहीं है? स्पीड, टाइम, मास और एक्सेलरेशन। तो स्पीड, टाइम और एक्सेलरेशन जो है ना, ये वेरिएबल है लीनियर मोशन के, वाइल जो मास है इसमें वो इंक्लूडेड नहीं है। सही आंसर हो जाएगा मास हमारा सी। 243 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेजर्स द इनर्सिया ऑफ बॉडी। इनर्सिया ऑफ बॉडी कौन मेजर करता है? करेक्ट आंसर है मास। कैसे? इसके एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। इनर्सिया इज दैट क्वालिटी ऑफ थिंग्स ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स ट्राई टू मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्सिया। ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। So due to inertia, the object opposes its state of change, mass, quantity of measure and the inertia of an object. Next question देखते हैं। Inertia of an object is measured in which of the following? करेक्ट आंसर हो जाएगा मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ। अगर मास का मेजरमेंट करते हैं तो उसको किसका मेजरमेंट कहेंगे? उसका सही आंसर हो जाएगा इनर्सिया। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल अमाउंट इन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। द प्रॉपर्टी दैट अपोजेज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्सिया। Inertia is the property that causes an object to move at same velocity in a straight line without changing direction. Measurement of mass of an object called measurement of inertia. आगे बढ़ते हैं। What is the definition of mass? Mass का definition क्या है? Correct answer हो जाएगा D. The amount of matter contained in an object called mass of that object. ठीक है, जो मैटर में जो भी अमाउंट होता है, एटम, जो उन सारे एटम को, मोलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाए तो मास बनता है। सो मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड ए बॉडी। ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव ए मैटर इनसाइड देम एंड द मेजरमेंट ऑफ द मैटर इज मास। आगे बढ़ेंगे। मास पर वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ हाउ मच मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ इन यूनिट वॉल्यूम। द सिंबल P रिप्रेजेंट इट एज और can also be represented by the letter D. Mathematically, the density of an object is expressed as follow. Density is equal to mass per volume होता है। SI यूनिट क्या होता है डेंसिटी का? kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, द मास ऑफ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। What is the mass per unit volume of substance called? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डेंसिटी। अभी डिस्कस किया था हमने। 250 देखिए। What is the mass of unit volume of substance called? मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी। सिंपल वही सवाल है, रिपीट हो रहा है बार बार, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, इफ़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 200 न्यूटन फाइंड द मास। तो क्या करेंगे हम? जी का वैल्यू दिया है, हम जानते हैं कि वेट जो होता है वो होता है mg। मास हमें निकालना है, जी का वैल्यू 10 दे रखा है और 200 न्यूटन वेट दे रखा है। तो 200 इज इक्वल टू m इंटू, अगर हम 10 कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 20 kg। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फोर्स बाई एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम मास। फोर्स बाई एक्सेलरेशन करोगे तो मास निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए होता है, और एक्सेलरेशन अगर इसमें डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? मास ही तो बचेगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सही आंसर हो जाएगा मास। मास कभी भी
वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू की वजह से कभी भी अफेक्ट नहीं होता। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज अफेक्टेड बाई अल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, नीचे जाओगे तब भी कम होती है, तब थोड़ी सी बढ़ती है शुरू में। तो शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी ये अलग अलग हो जाता है, लेकिन मास पे ये कभी भी डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? करेक्ट आंसर है लेस देन दैट ऑफ सैलिन वाटर। जो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर होता है ना, वो सैलिन वाटर से हमेशा ही कम होता है, आपको याद रखना है। 255 है, व्हाट विल बी द मास ऑफ गर्ल वेइंग 450 न्यूटन। तो अगर हम 10 ले लें जी की वैल्यू, तो हम जानते हैं कि मास हम निकाल सकते हैं। कैसे? वेट बराबर क्या होता है? mg होता है, और हमें वेट दे रखा है 450, और मास हमें निकालना है, और जी की वैल्यू सभी को पता है 10 होती है, या फिर 9.8 भी रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो 45 kg जो होगा इसका वेट मास हो जाएगा दोस्तों, अगर फॉर्मूला से निकालोगे सही आंसर हो जाएगा। 9.8 रखा है इसने, तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। 9.8 रखोगे तो 45.9 हो जाएगा, बिकॉज अगर उसमें जी की वैल्यू अगर स्पेसिफिकली 10 दिया जाए तभी 10 रखना, वरना 10 ना दिया जाए तो 9.8 ही रखना है। आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 980 न्यूटन इफ़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका 100 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि W बराबर mg होता है। इस फॉर्मूला से देखिए, यहाँ पे वेट दे रखा है 980, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 दे रखा है, और मास हमें निकालना है। W बराबर mg होता है। अब W जो m हो जाएगा वो W/g हो जाएगा, और यहाँ पे m क्या हो जाएगा? फिर वेट 980 है बाई 9.8, यानी कि 100 kg आ जाएगा। द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज विथ व्हेन इट मूव। करेक्ट आंसर हो जाएगा मास। मास कभी भी चेंज नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. The mass is always fixed and unchanging, while the weight is variable depending on the gravitational acceleration. The mass remains unchanged when the object is moved to any place. Correct answer इसमें हो जाएगा mass। 258 देखते हैं। The momentum of a body is 50 kg। ठीक है, मोमेंटम बराबर क्या होता है? P इक्वल टू mv होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी, एंड 50 kg पर मीटर पर सेकेंड दिया है, एंड वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो मास निकालना है, क्या हो जाएगा? पी के जगह पे 50 रख दो, बिकॉज मोमेंटम पी दिया हुआ है 50, और एम हमें निकालना है, वी भी दिया हुआ है 5। तो 5 से अगर 50 को काटोगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 10 kg, यानी कि कितना आएगा? डी इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 259 देखिए। इफ़ फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर गिवन देन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मास। फोर्स एक्सेलरेशन दे रखा है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, तो मास क्या हो जाएगा? F/a हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सिंपल है, F बराबर एम में से इसको निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ गया, अब इसको पढ़ लेते हैं हम। 260 नंबर क्वेश्चन देखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस रूल इज़ नोन एज, इसको हम कहते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। कैसे? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंजेस दैट ए फोर्स कैन प्रोड्यूस ऑन मोशन ऑफ बॉडी। It states that the rate of change of momentum of a body is equal to the both magnitude and direction of the force imposed on it। और इसी से जो F इक्वल टू ma का फॉर्मूला आता है। फॉर्मल डिफिनीशन तो हमें पता है कि मिलता है हमें फर्स्ट लॉ से फोर्स का, लेकिन जो फार्मूला निकल के आता है वो सेकेंड लॉ से निकल के आता है। सो द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी, बिकॉज P इक्वल टू mv होता है, and momentum like velocity is vector quantity having both magnitude and direction. Example, pulling the hands gradually in direction of the ball while catching helps in reducing the impact of force applied.
ये सेकेंड लॉ की वजह से होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है ऐसा सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इफ़ वी मूव द ट्री ब्रांच फास्ट देन सम ऑफ द लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री ड्यू टू, क्यों हो जाता है? ये होता है इनर्सिया की वजह से। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ट्री है, एक ट्री ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपको, मोटा मोटी एक ट्री है। ठीक है, अगर आप इसके कोई ब्रांच को ऐसे मान लो, एक ब्रांच ये निकला हुआ है, इसमें पेड़ है, वो इसमें पत्ते ऐसे ऐसे लगे हैं, छोटे ऐसे ऐसे बना था पत्ते, और अगर फटाक से इसको खींचोगे ना तो इसमें इनर्सिया है, इस पत्तों में ब्रांच तो खिंच जाएगी लेकिन हो सकता है पत्ते जो है टूट जाएं, क्योंकि इनर्सिया क्या होता है? इनर्सिया किसी भी चीज़ को उसके अपने स्टेट में बनाए रखने की कोशिश करता है। तो आप खींचोगे और वहाँ पे वो बने रहने की कोशिश करेगा, वो एक अलग ही फोर्स लगाएगा, तो इस वजह से ये टूट भी जाता है कई बार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? सही आंसर हो जाएगा सी। व्हेन ए बस स्टार्ट एब्रप्टली द पैसेंजर आर जर्क्ड बैकवर्ड। ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से, इनर्सिया की वजह से होता है। ठीक है, हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेट? 3 लॉ दिया था इन्होंने, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। द 3 लॉज ऑफ मोशन वेर प्रपोज्ड बाई, सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सर आइजैक न्यूटन प्रपोज द 3 लॉज ऑफ मोशन विच इज़ फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन आर पहला देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन दैट स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। रेट ऑफ चेंज दूसरा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तीसरा लॉ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? इसका हो जाएगा P=mv, या फिर आप कह सकते हो F=ma, सॉरी, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्रेस द न्यूटन्स एज फॉलोज। कैसे बताता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन ए body and in the direction of which the force act. This statement is expressed in the equation as F=ma, where F is force, m is mass of object, a is acceleration. The unit of force is kg meter per second, या फिर इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं, which is represented by symbol n. The second law of motion gives us method to measure the force acting on an object as an product of its mass and acceleration. तो F=ma हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज़ अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया। लॉ ऑफ इनर्सिया बहुत बार डिस्कस किया है इसको, अब इसको नहीं डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड है किससे? तो ये रिलेटेड है मोमेंटम से दोस्तों, P=mv से। अगर आप किसी भी उसमें आप मोमेंटम पे फोर्स लगाते हो तो उसमें चेंज आएगा। जैसे कि ये देखिए, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड अकर्स इन द सेम डायरेक्शन दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके फॉर्मूला से देख सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है F=dp/dt। ठीक है, dp/dt यानी कि मोमेंटम पर टाइम होता है, P इज़ मोमेंटम एंड T इज़ टाइम। आगे देखते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलता है हमें? इससे मिलता है इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इससे हमें ये हेल्प मिलता है ताकि हम समझ सकें इफेक्ट ऑफ फोर्स को। एक्सप्लेनेशन में देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। द मोमेंटम चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। In the second law, the force on an object is equal to the product of its mass and acceleration. तो F= हो जाता है m में, और m जहाँ पे आपको मास है और a एक्सेलरेशन है। Hence Newton's second law of motion is helpful to understand the effect of force. अगला देखते हैं, इक्वेशन F=m में given by Newton second law of motion दोस्तों। सही आंसर a हो जाएगा। फर्स्ट से क्या मिलता है? लॉ ऑफ इनर्सिया। सेकेंड से क्या मिलता है हमें?
सेकंड से मिलता है F = ma, यानी कि बल का जो फॉर्मूला है वो हमें मिलता है। और थर्ड से हमें पता चलता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर वाई ए बॉल थ्रोन ऑन ए वॉल कोलाइड्स एंड रिटर्न्स। तो ये हो जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। आप बॉल को मारते हो किसी दीवार पे तो वो वापस आता है बिकॉज क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सो द बॉल थ्रोन ऑन द वॉल बाउंसेस बैक, विच एक्सप्लेन्स दैट the third law of motion. When in the interaction of two objects, the force of one object exert the same force on other object, the second object also exert same force on the first object in the opposite direction. ठीक है दोस्तों, one of these forces is called action and other force is called reaction. The rule is also called Newton third law of motion. Next देखते हैं, which of the following statement is true for the Newton's third law of motion. सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 271 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, द फेमस लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी न्यूटन। न्यूटन गेव द 3 लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये, लॉ ऑफ फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। दोस्तों फोर्स अप्लाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 274 देखते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन शोज, क्या शो करता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दोस्तों, एक एक करके पढ़ते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट, ये तो फर्स्ट है। When pure force is applied, each object will move in the same speed. The rate of change in speed of object will change with the applied net force. नहीं, ये भी गलत है, स्पीड का नहीं है, इसमें मोमेंटम का है, तो सही आंसर हो जाएगा। तीनों गलत है, चौथा सही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अगला देखते हैं 275, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स चुनना है दोस्तों इसमें से। व्हेन ए बस स्टॉप सडनली, ए पैसेंजर सिटिंग इन द बस इज जर्क्ड बैकवर्ड, ये सही है दोस्तों, ये हमारा आंसर नहीं होगा। व्हेन ए पर्सन जम्प्स फ्रॉम द बस ही फॉल्स, ये सही है दोस्तों, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। व्हेन ए बस स्टॉप सडनली, ए पैसेंजर सिटिंग इन द बस इज जर्क्ड बैकवर्ड नहीं होगा, ये फॉरवर्ड होगा, यही गलत है दोस्तों। ठीक है, यही गलत है, तो सही आंसर हमें एक्चुअली फॉल्स ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि जो आपने देखा होगा, आप बस में कभी ट्रैवल करते हैं, ड्राइवर अचानक से ब्रेक मार देता है। मान लीजिए आपकी सीट है, आप इस सीट पे बैठे हैं, ठीक है, और आपको क्या होता है, जब ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, लेकिन जब ये अचानक खोल देता है, गाड़ी को अचानक चला देता है, तो आप पीछे की तरफ हो जाते हो, सडनली पीछे की तरफ आपको झटका लगता है, ये होता है कंडीशन। तो यहाँ पे उल्टा दे रखा है, बैकवर्ड दे रखा है, इसलिए यही गलत है। अगला सवाल देखेंगे, 1 kg और 1 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, किसका क्या होगा, इसको अगर गुना किया जाए तो ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। बिकॉज हम जानते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स जो होता है 1 kg की मास पे लगाया गया कोई बल है, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसमें एक्सेलरेशन ला देगा। तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 1687, 1687 दोस्तों, एक बार इसको देख लीजिए। न्यूटन पब्लिश द लॉ ऑफ मोशन इन हिज बुक प्रिंसिपिया इन 1687 AD. न्यूटन गेव 3 physical law of motion. These law indicate the relationship between the force exerted on an object and the motion of that object generated from it. Next देखते हैं, why does a fielder turn his arm backward while catching a fast approaching cricket ball? क्यों पीछे करता है? ताकि वो चोट को बचा सके, because he is nervous, गलत है। because it helps to aim the ball, ये भी गलत है। because he experiences less force over a longer period of time, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है,
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्यों होता है? ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। द फील्डर टर्न्स हिज आर्म्स बैकवर्ड वाइल कैचिंग ए फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल, इट फॉलोज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे द रेट ऑफ मोमेंटम चेंजेस इन द बॉल डिक्रीजेज ड्यू टू विच एक्सपीरियंसेस लेस force over a longer time, therefore the impact of ball is less on the arm। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, शॉट फ्रॉम ए राइफल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इफ द राइफल कम्स बैकवर्ड वाइल स्टॉपिंग। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, करेक्ट आंसर 279 का है बी, यानी कि लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट होगा। गन का पूछा है तो लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी इट एक्सर्ट्स द सेम फोर्स बैक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स। दिस इज वाई इफ द गन pushes the gunner backward then the kinetic energy of the gun will be less than the kinetic energy of the bullet। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन को हम लोग फोर्स कहते हैं दोस्तों। F = m सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा एग्जाम्पल थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बताता है? तो रॉकेट लॉन्चिंग हमें बताता है। क्यों, कैसे, जैसे बताता हूँ मैं आपको। ये एक रॉकेट है, इसको आपने छोड़ा तो इसमें आपने देखा होगा पीछे से धुआं निकलता है, जेट निकलता है काफ़ी तेज़। तो जितनी तेज़ी से जेट निकलता है ना, जितनी स्पीड से, उतना ही स्पीड से ये रॉकेट भागता है आगे की तरफ। तो एक बल जो है मतलब इसको पीछे की तरफ लग रहा है और एक आगे की तरफ, तो क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है इसमें। तो सही आंसर हो जाएगा ए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object exerts the same force on the first object in opposite direction, it is also called the law of action and reaction। for example, pushing the gun backward when firing from the gun, rocket launching, ये दोनों इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है देखिए 282, when a sailor jumps in forward direction the boat drift backward। ये भी होता है दोस्तों थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन अ सेलर जम्प आउट ऑफ द रोइंग बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड एज द सेलर जम्प्स फॉरवर्ड्स ही अप्लाइज ए बैकवर्ड फोर्स एक्शन ऑन बोट एंड बोट मूव्स बैकवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग इज बेस्ड ऑन विच लॉ। सही आंसर हो जाएगा इसका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ए हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। अभी हमने डिस्कस भी किया था 283 का, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, विच न्यूटन लॉ गिव्स दिस स्टेटमेंट। सही आंसर हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान सवाल है ये, कई बार रिपीट हो रहा है बट आपको इसी तरीके से याद होगा, इसी तरीके का सवाल आपके एग्जाम में भी आएगा। व्हेन ए स्टेशनरी बस स्टार्ट मूविंग द पीपल स्टैंडिंग इन इट फॉल इन द बैक डायरेक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम क्या जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया जानते हैं हम लोग, कि कोई भी वस्तु अगर मूविंग है तो मूविंग करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और कोई भी वस्तु अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगी जब तक उसको कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए मैन इज स्टैंडिंग इन ए बोट इज इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर एकदम स्थिर वाटर में एक बोट में खड़ा है। इफ ही ट्राइज टू वॉक टुवर्ड्स द शोर द बोट विल मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। सही आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगा। ये आगे चलना चाहेगा, बोट पीछे चली जाएगी। सो मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बोट इन स्टिल वाटर, इफ ही वॉक्स टुवर्ड्स द शोर द बोट विल मूव अवे फ्रॉम द शोर। This is according to Newton's third law of motion. To every action there is an equal and opposite reaction। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 287 देख लेते हैं। When the bullet is fired from the gun pushes in the opposite direction। This is an example of Newton's law। कौन सा है, third law of motion दोस्तों। According to Newton's third law of motion, when an object exerts a force on another object, the second object also exerts the same force on the first object। ये हमने डिस्कस भी किया था, ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अब एक एक करके देखना पड़ेगा। व्हेन ए पर्सन जम्प्स फ्रॉम द बोट टू रिवर द बोट गोज बैकवर्ड,
बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो अप्लाई होता ही है। तो करेक्ट आंसर इसका ए ही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाइल कैचिंग ए फास्ट अप्रोचिंग बॉल। ये दूसरे का है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का है दोस्तों। जब भी कैच कोई पकड़ता है बंदा और हाथ को पीछे खींचता है तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द साइकिल स्लोज डाउन, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। आप पेडल बंद कर दोगे तो साइकिल स्टॉप हो जाएगा जड़त्व की वजह से। व्हेन ए बस मूव्स सडनली द पैसेंजर्स आर जर्क्ड बैकवर्ड, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ये होता है इनर्सिया की वजह से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। रॉकेट लॉन्चिंग इज द राइट आंसर दोस्तों। रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं 290 नंबर, ऑन व्हाट बेसिस कैन द डिफिनीशन ऑफ फोर्स बी इंटरप्रेटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिफिनीशन मिलता है हमें दोस्तों। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें डिफिनीशन मिलता है, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें F=ma मिलता है, यानी फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है ये, एनीबडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल remains at rest or in uniform motion unless an external force is applied to change that state, or on basis Newton's first law of motion the definition of force be interpreted। next है दोस्तों, at any moment acceleration of rocket is proportional to the nth power of the velocity of released gas, the value of n should be क्या है होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा A1। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल इज इग्नाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द चैम्बर विद इन ए रॉकेट विच प्रोड्यूसेस गैस एट हाई प्रेशर। ओके, दिस गैस flows backward with rapid velocity। okay, the speed of escaping gas is in opposite direction as the speed of rocket। वही मैं बताया था ना, रॉकेट ऐसा है और इसके पीछे जो गैस निकलता है, जितनी तेज़ी से गैस निकलेगा उतनी ही तेज़ी से रॉकेट आगे बढ़ता है। At any moment the acceleration of rocket is proportional to the nth power of the velocity of the releases gas, यानी कि n should be 1 rocket speed proportional to gas speed where n is equal to 1 gas speed of n जो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द 70 kg मैन पुशेस 50 kg मैन विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ठीक बात है, हाउ मच फोर्स हैज़ ए 50 kg मैन पुशेस द अदर पर्सन। तो क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया से आप निकाल सकते हैं कि एक 70 kg का जो आदमी है वो पुश करता है 50 न्यूटन के बल के साथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 292 का हो जाएगा A। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, therefore 70 kg man pushes a 50 kg man with a force of 50 newton, then the 50 kg of man will push another person with the same force of 50 newton। ठीक है, ये तो आसान है। अगला सवाल देख लेते हैं, न्यूटन्स लॉज डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स एट रेस्ट, मूविंग स्लोली, मूव विथ हाई वेलोसिटी, मूव विथ वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सही आंसर हो जाएगा D। तब ये वहाँ पे फेल हो जाता है न्यूटन का लॉ जो है। ठीक है, जब वेलोसिटी जो है कंपेरेबल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल फॉर मैटर विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी मैटर टू ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंडली, द मास चार्जेज एज द speed changes ही होगा, changes as the speed approaches speed of light। Newton's law is applicable only when mass is constant। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 294, in the absence of gravitational force of attraction propulsion and the rocket is, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेबल। अगर उसमें अट्रैक्शन प्रोपल्सन ना हो तो वह स्टेबल रहेगा। रॉकेट्स आर बेस्ड ऑन द न्यूटन्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है एक्शन रिएक्शन वाला। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल इज इग्नाइटेड इन द चैम्बर विद इन द रॉकेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बात सही है, विच प्रोड्यूसेस ए गैस एट हाई प्रेशर। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द प्रोपल्सन ऑन द रॉकेट इज स्टेबल। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगा प्रोपल्सन पे तो रॉकेट जो है स्टेबल ही रहेगा।
नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशन इज कॉल्ड, सही आंसर हो जाएगा इनर्सिया। इनर्सिया इज द राइट आंसर। इनर्सिया होता है क्या? इनर्सिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द state of rest or uniform motion in a straight line. For example, a book lying on a table will remain there until an external force is applied on it to remove or displace it from that position. Inertia is of three types: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. नेक्स्ट देखते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन इज कॉल्ड, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका इनर्सिया। कई बार डिस्कस कर दिया, आगे बढ़ते हैं। एन एथलीट रन्स फॉर सम टाइम बिफोर हाई जंप सो दैट द इनर्सिया ऑफ द डैश हेल्प हिम टू टेक द लॉन्ग जंप। इनर्सिया ऑफ द क्या हो जाएगा? इनर्सिया ऑफ द स्पीड हो जाएगा इसका सही आंसर। दौड़ रहा है तो उसमें स्पीड आएगी और वो इनर्सिया जो उसको हेल्प करेगी लॉन्ग जंप में। सही आंसर हो जाएगा इसका डी दोस्तों। 297 का हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि और एग्जांपल देख लीजिए इनर्सिया ऑफ मोशन के बारे में। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्सिया भी दो तरीके का होता है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्सिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एथलीट रन्स जो पहला वाला था वो हो जाएगा। दूसरा है हॉर्स रनिंग फास्ट सडनली स्टॉप्स द राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड इन इफ ही इज नॉट फॉर्मली सीटेड। आगे बढ़ते हैं। द स्टॉक ऑफ बुक्स लाइंग ऑन द टेबल डज नॉट मूव ड्यू टू, सही आंसर हो जाएगा इनर्सिया होता है, इसकी वजह से इसको मूव नहीं होता है जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए। अगला सवाल देखेंगे 299 देख लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर है बी इनर्सिया। वाई डज द रनर कंटिन्यूज टू रन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन? क्यों करता है ऐसा? ताकि इनर्सिया ऑफ मोशन ड्राइव्स इट फॉरवर्ड। ये खुद को अचानक नहीं रोक सकता है, इनर्सिया ऑफ मोशन उसको थोड़ी दूर लेके ही जाएगी, वो धीरे धीरे ही रुकेगा, तो ऐसा इसलिए होता है। आगे बढ़ते हैं। द लॉज ऑफ इनर्सिया वाज प्रोपाउंडेड बाई, सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्सिया का ही पार्ट, लॉ ऑफ मोशन का ही लॉ ऑफ इनर्सिया पार्ट है, तो इसलिए ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। आगे देखते हैं। व्हेन द कार टर्न्स ऑन कर्व्ड रोड द पैसेंजर सिटिंग इन इट फील ए फोर्स ऑन देमसेल्फ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, दिस फोर्स इज ड्यू टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेंट्रीपीटल फोर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी सेंट्रीपीटल फोर्स। 302 का हो जाएगा बी दे रखा है दोस्तों, बी सेंट्रीपीटल नहीं, इनर्सिया की वजह से होता है, इनर्सिया सही आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बिकॉज गलत हो गया था। द ऑब्जेक्ट इन द इनर्सिया स्टॉप at rest until an external force is applied to it. It is necessary to exert force, centrifugal force, on the object to move it. So when the car turns on curved road, the passenger sitting in it feel a force in opposite direction to the center. The force is due to inertia. Next है, when the cardboard placed on the glass tumbler is flicked away with a finger, a coin placed on it fall in the glass. Which law defines the above statement? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्सिया। जब भी एक ग्लास पे, मान लो एक ग्लास है, इस पर एक कार्डबोर्ड रखा है, इस पर एक सिक्का रखा है, तो आप अचानक अगर कार्डबोर्ड को खींचोगे ना, सिक्का ग्लास में ही गिर जाएगा। ठीक है, ये इसलिए होता है बिकॉज इसका इनर्सिया जो है इसको कंपेल करता है कि ये यहीं पर है, और ये निकल जाता है और जो सिक्का है वो ग्लास में ही गिर जाता है। नेक्स्ट है, among which of the following is the maximum value of inertia? कहाँ किस में सबसे ज़्यादा इनर्सिया होगा? सेम साइज ऑफ रबर बॉल एंड स्टोन बॉल, बिल्कुल गलत। स्कूटर एंड बस, बिल्कुल गलत। 10 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन, ट्रेन एंड एरोप्लेन, सही आंसर हो जाएगा ट्रेन एंड एरोप्लेन, बिकॉज दोनों जो है मूव कर रहे हैं और दोनों में जो होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनर्सिया होगा। अब आएगा फोर्स का अगला सवाल देखिए दोस्तों। फोर्स में पहला सवाल है,
If two forces of 10 Newton and 5 Newton are applied in the same direction on an object, what will be the total force acting on the object? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका C यानी कि 15 न्यूटन। कैसे दोस्तों? बिकॉज हम जानते हैं F जो होता है F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा होता है। वो द फोर्सेज आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि थीटा जो है 0 डिग्री है, यानी कॉस 0 जो होता है 1 होता है दोस्तों। तो एफ स्क्वायर और एफ इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। और अगर इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 यानी कि 15 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट ऑफ h फ्रॉम द ग्राउंड, फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्शन टू द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन, अच्छा रुकिए, minimum force required to lift an object is the same as, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेम एज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 306 का सही आंसर हो जाएगा बी। इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is raised to height h from the ground, force is required for this action. The minimum force required to lift object is equal to the weight of the object। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है जब भी रेज करोगे तो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रेज करोगे तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के बराबर। तो एक सर्टेन हाइट पे ले जाओगे तो उसमें वेट तो आएगा ही आएगा, बिकॉज मास है, और जैसे ही आप ऊपर करोगे तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी, तो इसका वेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन a? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, ma। f इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए रिपल्सिव फोर्स f इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन विल बी, सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। रिपल्सिव फोर्स लगेगा जब भी, तो कैसे बनेगा? देखिए, मान लो आपने एक फोर्स ऐसे लगाया और रिपल्सिव फोर्स क्या है? आपको ऐसा फोर्स लगा देगा, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में ये एक एंगल बना है वो बनता है 180 डिग्री का। सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल यूनिट चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सही आंसर हो जाएगा इसका फोर्स आप लगाओगे ना किसी भी एक बॉडी पे जो कि या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे है या फिर बिल्कुल ही रेस्ट के उसमें है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें फिजिकल यूनिट में उसके चेंज आ जाएगा। इट मे बी डिफाइंड एज द पुश और पुल विच चेंजेज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड व्हेन देयर इज नो डैश ऑन इट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डैश कम की जगह पाएगा फोर्स। अगर मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक इसको आप कोई एक अलग से फोर्स ना लगा दो। अगर इधर से लगा दोगे तो स्टॉप हो जाएगा, इधर से लगा दोगे तो उसका स्पीड और बढ़ जाएगा, तो कांस्टेंट स्पीड पे नहीं रहेगा। ठीक है, जब आप उस पर फोर्स लगा दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेवर एलोन इन नेचर? कभी भी एलोन नहीं होता है नेचर में। सही आंसर है बी फोर्स इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए ये अलोन नहीं होता है नेचर में। इसमें क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो दो चीज़ें होती है, इसलिए अलोन नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे 312 नंबर। डैश इज़ नेवर एलोन इन नेचर? अगेन सेम सवाल है, सही आंसर हो जाएगा फोर्स इज़ नेवर एलोन इन नेचर। 313 देखते हैं। 313 इन द फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू ma। जानते हैं हम कि फॉर्मूला जो है F इक्वल टू ma सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है, और ये ma में जो m होता है मास होता है, a जो होता है एक्सेलरेशन होता है। आगे बढ़ते हैं 314 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट? जब भी कोई बैलेंस फोर्स अप्लाई होगा ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर से अप्लाई हुआ, एक फोर्स इधर से हुआ, एक फोर्स इधर से हुआ, और एक फोर्स इधर से हुआ, एक फोर्स ऐसे करके कई सारा फोर्स, और इन सारे फोर्स का जब आप वैल्यू निकालोगे ना तो जीरो आना चाहिए, उसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। तो उस केस में क्या होगा? चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप बैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तब चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में स्पीड नहीं आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा,
बस उस ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज आप मान लो कि कोई प्लास्टिक की पतली सीट है टीन की, इस पर आप इधर से फोर्स लगाओगे तो ऐसे पिचक जाएगा, इधर से भी फोर्स लगाओगे बैलेंस्ड वाला तो इधर से भी पिचक जाएगा। तो इसमें कोई स्पीड बैलेंस फोर्स लगाओगे तो ये स्पीड नहीं आएगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, लेकिन ये पिचक जरूर जाएगा, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिगड़ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट फोर्स क्या होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन को दोस्तों हम फोर्स कहते हैं, कई बार हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों, और ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। मास इंटू एक्सेलरेशन अगेन हो जाएगा यहाँ पे फोर्स दोस्तों। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इसका एरिया। एरिया पे हमेशा स्ट्रेस लगता है। स्ट्रेस से मतलब क्या है मेरा, कि जब भी कोई मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया पे फोर्स लगाओगे तो इसमें एक स्ट्रेस आएगा, और उसी को पूछा जा रहा है, तो एरिया में हमेशा स्ट्रेस आता है। तो देखिए, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डिफॉर्म इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट back to the original shape and size, there will be an opposite force generated inside the object। ठीक है, this restoring force will be equal in the magnitude and opposite in direction to the applied deforming force। the measure of this restoring force generated per unit area is of the material is called stress। मान लीजिए एक सपोज, फिर से मैं आपको बताता हूँ थोड़ा समझने के लिए, एक आटा है मान लीजिए, इस पर आपने क्या किया, इसमें फोर्स लगा दिया तो आटा ऐसे पिचक जाएगा, ठीक है, बट इसके मोलिकुल्स जो है ना, ये इधर फिर वापस आना चाहेंगे, लेकिन जब फोर्स लग गया है तो ये वापस नहीं आ पाते हैं। तो ये, लेकिन इसमें एक स्ट्रेस हो जाता है दोस्तों, स्ट्रेस इसमें आ जाता है, तो इसी को हम कहते हैं एरिया में, इसके एरिया में स्ट्रेस आता है। आगे बढ़ेंगे, फोर्स पर एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी अप्लीकेबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg मास कैपेबल ऑफ फ्री टू मूव कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। सही आंसर हो जाएगा सी। द बॉडी विल एक्सेलरेट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि एफ इजकल टू एम में होता है, और यहाँ पे हमें क्या क्या डाटा दे रखा है, एम का वैल्यू 10 दे रखा है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और इधर 10 न्यूटन दे रखा है, तो ये हमारा 1 मीटर सेकेंड पर सेकेंड ही तो आएगा, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अगला सवाल देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रैब्ड बाई बोथ द एंड्स, द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ एंड से अगर पकड़ोगे तो फोर्स जो होगा वो स्ट्रेच होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी को दोनों तरफ से, मान लो एक ये कोई बॉडी है, इसको इधर से भी खींचोगे इधर से भी खींचोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक स्ट्रेच आएगा, ठीक है। So the force is the push or pull that is exerted by one body on another, or when any one object is grabbed by both ends, the force applied on it is called stretch। आगे बढ़ेंगे, 320 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, 5 kg की वस्तु पे एक फोर्स काम करता है 2 सेकेंड के लिए। दिस इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स यूज। तो कैसे इसको निकालोगे, इसको निकालोगे आप एक फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, एफ इजकल टू एम में से, और ए पहले इसके लिए निकालना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी होता है, ए इतना भी होता है, इससे आप ए निकाल लोगे, फिर जो ए आएगा उसको एफ बाई इजकल टू एम में फिक्स करके आपको मिल जाएगा मान, और सही आंसर आएगा इसका 7.5 न्यूटन। 7.5 न्यूटन यानी कि सी आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाई ए प्लेयर इन 0.05 सेकेंड। द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाई द प्लेयर, सही आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि 60 न्यूटन माइनस 60 न्यूटन, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू था हमारा 30 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना था 100, यानी कि 100 ग्राम मतलब कि 0.1 kg, और टाइम था 0.05 सेकेंड। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है हमें पता है, एम वी होता है। इस केस में जो वी है वो चेंज कितना हुआ है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी घटा लोगे, और एम कितना है 0.1 है, 0 माइनस 30 घटाना पड़ेगा, यानी कि माइनस
3 इम्पल्स आएगा, और इम्पल्स बराबर होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इम्पल्स बाई टाइम, यानी कि -60 नॉट हो जाएगा अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो। अगला सवाल देखते हैं। अब थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। 2 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एम दे दिया, ए दे दिया, द टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, एम में दोनों को गुना कर दो, 4 दूनी 8 न्यूटन हो जाएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ द बॉडी ऑफ मास दे दिया 100 kg इज इंक्रीज बाई 5 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड एंड ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इम्पोज्ड ऑन इट, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए। तो क्या करेंगे हम, पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए हम जानते हैं क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे v कितना है, फाइनल वेलोसिटी जो है 15 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, और t कितना दे रखा है 5 सेकेंड में हुआ है। तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा a, और मास कितना है 100। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम में अगर रखोगे 100 इंटू 2 तो सही आंसर हो जाएगा इसका D 200 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज मूव्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट कीजिए फोर्स। तो F इक्वल टू एम में रख दो, 20 गुने 4 बराबर 80 न्यूटन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू एम में लगाएंगे। F का वैल्यू दिया है 100, M दिया है 50 kg, A निकालना है। A निकल जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो सही आंसर A हो जाएगा। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg फॉर ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड के लिए काम करता है। दिस इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 6 to 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी हम जानते हैं। वी कितना दे रखा है दोस्तों 8, यू कितना दे रखा है 6 दे रखा है, टी कितना दे रखा है 2। तो अगर ये घटाओगे तो 2 आएगा, 2 बाई 2 1 हो जाएगा। अब इसको मास में गुना कर दोगे तो फोर्स निकल जाएगा, 1 गुने 5 यानी कि 5 न्यूटन, यानी कि ए हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान सवाल था, ये सब तो आप चुटकियों में कर लेते होंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास 25 kg इज मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन एज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज। तो क्या होगा, F इक्वल टू एम ए होता है, तो 25 गुने 8 करोगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, 200 न्यूटन आएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। Despite dash working on a substance, the quality to not change in the shape is called, the quality do not होगा यहाँ पे, do not change in shape is called, correct answer हो जाएगा। Despite external force working on a substance, the quality not to change in the shape is called rigidity, correct answer हो जाएगा सी। रिजिड कोई बॉडी हो ना, जैसे मान लो कि कोई बहुत रिजिड बॉडी है, लोहा है, मान लो लोहे का एक पत्थर, लोहा का एक गोला है, इस पर आप फोर्स लगा दीजिए कोई, तो इसके शेप में चेंज नहीं आया, इसका ये रिजिडिटी दिखाता है, रिजिडिटी दिखाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 kg मास इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मास और एक्सेलरेशन दे रखा है, F तो निकाल ही दोगे, बिकॉज F जो होता है मास और एक्सेलरेशन का जो गुणनफल है वो होता है। तो मास कितना है यहाँ पे 15 है, और एक्सेलरेशन कितना है 5 है, तो 75 जू नॉट जो होगा न्यूटन, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 10 kg मीटर पर सेकेंड चेंजेस इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0.02 सेकेंड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स ऑब्जेक्ट टी दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है। तो हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम पर टाइम होता है। तो क्या करना है आपको, 10 बटा 0.02 से भाग दे दीजिए,
सही आंसर हो जाएगा, ये 2 जीरो ऊपर आएगा तो हो जाएगा 500 न्यूटन, यानी कि सी होता है। फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये न्यूटन के हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। कौन सा, अगर मान लीजिए अनबैलेंस फोर्स आपके लगाया जाए तो कौन सा इसमें से नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, डज नॉट कॉज चेंज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अनबैलेंस फोर्स डज नॉट कॉज चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल फोर्सेस exerted on an object is not zero, so such force is called unbalanced force. If an unbalanced force is applied on an object, there is a change in the speed, motion, steady state etc of the object. Next देखते हैं। when two equal forces are acting on a body and in the opposite direction, the force acting on the body becomes, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए कि इक्वल फोर्स लगा रहे हो, कोई भी एक 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 रस्सी है, आप इक्वली मजबूत आदमी इसको इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ये 50 न्यूटन लगा रहा है और ये भी 50 न्यूटन लगा रहा है, तो दोनों को माइनस करोगे ना तो जीरो हो जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा बी, जीरो। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। व्हेन टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो एज बोथ अपोजिट फोर्सेज balances each other, hence no force acts upon the object। सही आंसर हो जाएगा बी। 333 देख लीजिए। व्हेन ए कंटिन्यूअस फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 8 kg मास फॉर 2 सेकेंड, ठीक है, इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 4 to 9। तो क्या करना है, पहले ए निकाल लो। ए इजकल टू हम जानते हैं v माइनस यू बाई टी होता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। टाइम दे रखा है 2, तो 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा। ये 2.5 हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 8 kg के साथ इसका कितना फोर्स अप्लाई हुआ। तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, 2.5 2.5 में 8 से गुना करोगे तो 20 न्यूटन आ जाएगा दोस्तों। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। व्हाट इज कॉल्ड पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट। सही आंसर हो जाएगा बी, फोर्स। इन साइंस से पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। एग्जाम्पल, ओपन और क्लोज द डोर इट्स एग्जाम्पल ऑफ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज फोर्स। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज यूज्ड इन द सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 336 देखिए। डैश इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, फोर्स। whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the object. Force is vector quantity, the SI unit of force is Newton. Next है, in which of the following situations is the work done by negative force। सही आंसर हो जाएगा सी, when an object moves in the opposite direction of the force। सही आंसर सी हो जाएगा इसका। Force is the factor that changes or attempts to change the state of movement or motion of an object. Negative force is when an object moves in the opposite direction to the force। Next है, what is the force exerted on any object by a solid surface in the normal direction। सही आंसर हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इसका आंसर हो जाएगा। The force exerted on any object by a solid surface in a normal direction is called normal force। An example of pulling is, pulling का example क्या है, सही आंसर हो जाएगा hoisting the flag। Pulling is the type of force that brings an object closer to the subject, such as flag hoisting, gravity। All forces have क्या होता है, all forces have both magnitude and direction। सही आंसर हो जाएगा ए, 340 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है,
A car is running at a speed of 72 km per hour. It takes 4 seconds to stop after applying the brakes. If the mass of car is 1000 kg, what is the magnitude of force exerted? मास दे रखा है, एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो हमारा फोर्स भी निकल जाएगा। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? एक कार रन कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 4 सेकंड लगता है उसको स्टॉप करने में, यानी कि एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और फिर आप 18 को आपको इसको मीटर पर सेकेंड में भी बदलना पड़ेगा पहले 72 को, तभी निकलेगा। 72 को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका यू, और ए जो है 0 आना चाहिए। भी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई है, तो आप ए निकाल सकते हो इससे। ए बराबर क्या होता है, क्योंकि देखिए कार मूव कर रही है ना 72 से, उस पर ब्रेक लगा के आपको 4 सेकंड में 0 पे लाना है ना, यानी कि स्टॉप करना है। तो फाइनल वेलोसिटी भी तो 0 हो गई। यू कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। 72 को कन्वर्ट कीजिएगा मीटर पर सेकंड में तो 20 आएगा। तो ए नहीं निकाल देंगे हम। ए का क्या होता है, फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी होता है। v कितना है यहाँ पे? v हमारा मिल गया था 0, और u यहाँ पे देखिए u कितना था? 20, और टाइम कितना लगा था? 4 सेकंड, यानी कि -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इंटू मास कर दीजिएगा तो फोर्स हो जाएगा। नेगेटिव फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा इसका 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट एक्सेलरेट्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है दोस्तों? मास होता है हमारा F/A होता है। F कितना दे रखा है? 20। A कितना दे रखा है? 2। सही आंसर हो जाएगा 10 kg। D इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एक्स वेट, क्योंकि W बराबर वेट बराबर होता है mg। ठीक है, इसलिए वेट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ए वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ टू एन ऑब्जेक्ट। इट इज रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ pulls every object due to gravity, which causes force to act on it, which is called gravitational force. In this way, the gravitational force exerted on an object is called its weight. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When two equal forces are applied against a body in the opposite direction, the total force used on the body will be 0। दोस्तों ये एक बार ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। 0 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वो माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट है, सेम फोर्स माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो एक्टिंग ऑन इट ए फोर्स अगर एक्ट नहीं करेगा तो वो कांस्टेंट स्पीड में मूव करता रहेगा। फोर्स लगाते ही उसका जो कांस्टेंट स्पीड है वो वेरिएबल हो जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ ए मास ऑफ 8 kg फॉर ए पीरियड ऑफ 3 सेकेंड, इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 4 to 6। तो क्या करना है, ए निकाल दो पहले। ए क्या आ जाएगा? 6 - 4/2, यानी कि 3 सेकेंड में किया था ना, तो 2/3 आ जाएगा। और मास कितना है? 8 है, तो इसको गुना करोगे तो 16/3 आएगा, यानी कि 5.333, यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट विद द मास ऑफ 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 17 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो क्या करना है, 7 - 5/6 करो, 12/6 यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 को 100 में गुना कर दो तो फोर्स अप्लाइड आ जाएगा, यानी कि 200 न्यूटन। 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फोर्स भी ख़त्म कर लिया। अब हम लीनियर मूवमेंट ख़त्म करते हैं।